तो आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा। ठीक है, अभी आने दो। ठीक है, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको एक तो असाइनमेंट के बारे में समझाऊंगा, और जो आपका एक टॉपिक है, इम्पल्स एंड मोमेंटम। स्क्रीन आ गया? ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ जी, आपको दिख रहा है? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, सिर्फ एमएल वालों को थोड़ा मैं पहले बता रहा हूँ असाइनमेंट के बारे में।
ये जो PDF है इतिहाल से ली हुई है। तो उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल एंड बैंक रोड, ये मैंने क्लास में करवाया था। सुन रहे ना ML वाले? ये बैंक्ड रोड के ऊपर जो मोशन होता है, जैसे ये साइक्लिस्ट का ये मोशन मैंने बताया था, इसका FBD बनाया था कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, और एक वेट होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है। ये FBD मैंने बनाई थी। और इससे हमने क्या निकाला था कि हम कितनी वेलोसिटी से और कितने मैक्सिमम बेंडिंग एंगल, ये बेंडिंग एंगल होता है कि कितने बेंडिंग एंगल से हम एक कर्व को क्रॉस कर सकते हैं। ये मैक्सिमम वेलोसिटी मैंने करवाई थी आपको, वही आपको उसमें लिखना है जो इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है असाइनमेंट में। फिर दूसरी कंडीशन है कि स्किडिंग, सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा Yes, ना? yes. Yes, sir. तो दूसरी जो कंडीशन है, अवॉइड स्किडिंग। टू अवॉइड स्किडिंग की जो कंडीशन होती है उसमें हम दो ही चीजें कंसीडर करते हैं, और वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं। जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है एक तो इनर्शिया, और एक फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों को बैलेंस करते हैं। और ये देखा जाता है कि हम कंडीशन इस पे लगाते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इनर्शियल फोर्स। तो यहाँ पर ये कंडीशन निकाल के हम बेसिकली मैक्सिमम वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ म्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हम दे सकते हैं कि वो स्लिप ना करे। अब यही जो चीज़ है, ये मैंने डायग्राम इसका भी बनवाया था कि आपका जो 4 व्हील व्हीकल होता है उसके अंदर किस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है। ये डायग्राम मैंने क्लास में बनाया था, पर मैंने बस आपको इतना छोड़ दिया था बताकर कि अगर ये ओवर स्पीड में टर्न करेगा तो कौन सा टायर उठेगा। यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई ओवर टर्निंग होती है 4 व्हील में, तो अंदर वाला टायर उठता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये बाहर की तरफ लग रहा होता है। तो बाहर की तरफ लगने की वजह से इस पे एक मोमेंट जनरेट होता है, जो यहाँ पर इसका जो मास है वो इस टायर पे फोकस हो जाता है। इस टायर पे इसका मास जो है वो कंसंट्रेशन होने की वजह से ये टायर लिफ्ट नहीं करता। असल में टायर ये लिफ्ट करेगा अगर ये ओवर टर्निंग करता है व्हीकल। सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ये ओवरटर्निंग का मैंने बताया था कि यहाँ पर हम रिएक्शंस निकालते हैं, आर ए और आर बी, ये रिएक्शंस निकाल के हम क्या करते हैं कि ये जो आर ए होता है ना, इस आर ए को हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ये आर ए वैल्यू निकलती है, बेसिकली इसकी रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को हम पॉजिटिव बनाने की कंडीशन लगाते हैं कि ये वैल्यू आती है इसकी 1 - V²H/GRB। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि अगर मुझे ये पॉजिटिव रखना है तो ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है V²H/GRB, ये हमेशा << 1 रहनी चाहिए। तो <<1 की कंडीशन लगा के हम यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हैं, जिसपे ये जो है व्हीकल जो है ये टर्न कर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये 4 व्हील व्हीकल होता है, बहुत सिंपल सा है। आपको लगेगा बहुत मुश्किल FBD है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ यहाँ पे दो फ्रिक्शनल फोर्स लगते हैं, दो रिएक्शन, और ये लगा इसका इनर्शिया और वेट, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ये आपने इसमें और भी बड़ी प्रैक्टिकल एनालिसिस होती है कि आप जो ज्यादा स्पीड पे अगर किसी चीज को लेके जाना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मुझे बहुत तेजी से किसी व्हीकल को मोड़ना है, बहुत तेजी से व्हीकल को मोड़ना है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ये जो एच है, अगर देखिए वी वी की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, वो ये एच पे डिपेंड करती है। दो चीजें मैंने आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि जो बहुत फास्ट व्हीकल्स होते हैं, जो बहुत फास्ट कार होती हैं, उनके अंदर सेंटर ऑफ मास जो होता है हमेशा लो होता है, बहुत ही रोड के चिपक के चलती हैं, तो इसलिए उनकी हाइट कम होती है। ये वाली, ये हाइट कम होगी और ये ज्यादा से ज्यादा होगा बी, ये बी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चौड़ी होती है। व्हीकल्स आपने देखे होंगे जिनका जो फोर व्हील ड्राइव बनती है, जैसे एसयूवीज होती हैं, आपने देखा होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि ये ऐसे प्रैक्टिकली, जैसे आपने एसयूवी कोई देखी होगी, जैसे सुनाई दे रहा है आपको, सुनाई दे रहा है? यस सर। तो ये जो बड़ी गाड़ियां होती है ना, जैसे मैं आपने सुना होगा बड़ी गाड़ी जैसे फॉर्चूनर, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये फॉर्चूनर एक कार होती है, मतलब एक एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी एसयूवी बोलते हैं इसको। मतलब कि ये ऐसे पर्पस के लिए बनी होती है कि ये किसी भी टेरेन पे चढ़ जाए, मतलब कि बहुत ऊंची कोई पहाड़ी हो, या मतलब इस तरीके की रोड जहां पर आपको कोई भी नॉर्मल व्हीकल ना चढ़ पाए, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास जो है काफी ऊंचा है, और ये जो गाड़ी है ये काफी ज्यादा चौड़ी है। इसके चौड़े होने की वजह से ये पलटती नहीं है, ये पलटेगी नहीं। जैसे कि आप जितना ज्यादा इस व्हीकल्स को, इनको हम चौड़ा बनाते हैं ताकि ये पलटे ना, जितना ज्यादा इसको हम इसके जो बी वैल्यू है, ये एक्चुअली इसमें एक न्यूमेरिकल है, उसमें सारा आपको यही इसी के बेस्ड है। कोई भी आपने गाड़ी देखी होगी, जैसे एवेंटाडोर एक गाड़ी आती है, ये भी बहुत हाई स्पीड कार है। इन गाड़ियों का मैं आपको इसका मैकेनिक्स में ना इवान इवांताडोर, ये गाड़ी का नाम है। दिस इज एवांताडोर, इसके बारे में सुना होगा आपने। मतलब कि इन गाड़ियों में बेसिकली बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं, और इनमें एच की वैल्यू बहुत कम रखते हैं, बहुत हाई स्पीड पे टर्निंग की जा सकती है। और भी मैं आपको इसके, इनके गाड़ियों के जो हैं, इनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, इतनी हाई स्पीड पे चलती हैं कि इनके अंदर जो अ, मतलब कि इनके जो फोर व्हील्स होते हैं ये अलग अलग स्पीड में चल सकते हैं। क्योंकि टर्निंग में क्या होता है बेसिकली, जब भी कोई व्हीकल टर्न करता है तो उसके अंदर वाले जो व्हीकल्स के जो अंदर वाले टायर होते हैं उनका आरपीएम कम होता है, और बाहर वाले टायरों का आरपीएम ज्यादा होता है। तो इस चीज को भी बैलेंस करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसको डिफरेंशियल बोलते हैं। तो ऐसे एक गाड़ी के अंदर ये टेक्नोलॉजी है। अमेरिका में एक गाड़ी आती है, उसका नाम है ऑडी कंपनी की, तो वो उसने एक इसका सोल्यूशन निकाला था। उसी उसी को टीटी बोलते हैं, ऑडी टीटी, सुना होगा आपने ऑडी टीटी। ये इसका बहुत साल पहले की बात है, 2008 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये टीटी जो इसका नाम है, इसमें एक गियर लगा रहता है, जो कि इसको मुड़ने के वक्त, जो जब ये टर्न लेती है कार, तो इसके पीछे जो ट्रांसमिशन चेन है, वो बहुत 400 की स्पीड के ऊपर, मतलब उसको जो है ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब गाड़ी स्लिप नहीं करेगी, ट्रैक्शन में रहती है। इसको टीटी बोलते हैं, ऑडियो टीटी। बेसिकली इट इज बेस्ड फॉर द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऐसा लगा होता है नीचे कि बहुत हाई आरपीएम पे, डिफरेंट डिफरेंट आरपीएम्स पे ये कार मोड़ी जा सकती है। मतलब ये गाड़ी, इसकी मूवेबिलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत तेजी की स्पीड पे टर्न ले सकती है, इसलिए ये पॉपुलर थी कार उस समय। अब ये गाड़ी बननी बंद हो गई है। ठीक है, तो ये एक, मतलब मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ कि एच की वैल्यू को डिक्रीज किया जाता है ताकि आप ज्यादा वेलोसिटी बढ़ा सकें।
टर्निंग वेलोसिटी। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, इसी की वजह से ये, जैसे आपने एक गाड़ी बहुत पॉपुलर है, सुन रहे हो आप लोग, 4 व्हील में, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ये कार आती है हमर, इसके बारे में सबने सुना होगा, हमर। ये हमर एक ऐसा व्हीकल होता है जो मिलिट्री में इस्तेमाल होता है। ये एक्चुअली में जर्मनी में डिजाइन हुआ था, और इसको वॉक्सवैगन कंपनी ने खरीद लिया था। ये, इस गाड़ी को इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे है। आप ये देख रहे हैं, ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो यहाँ पर आप जितना इसको एच को कम करोगे, गाड़ी पलटेगी नहीं। और जितना बी को ज्यादा बढ़ा दोगे, इसका बी की वैल्यू बढ़ा दोगे, तो क्या होगा कि उससे जो है ये, उससे भी गाड़ी पलटेगी नहीं। ये ऑल टेरेन व्हीकल है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे चीजों पे चल सकता है। इनफैक्ट ये गाड़ी पूरी तरह नदी के अंदर डूब के भी चल सकती है। मतलब ये एक तरीके से पोर्टेबल टैंक की तरह बनाया गया था। इसमें ऐसे फीचर्स हैं कि इसमें सारे ही व्हील अलग अलग ड्राइव करते हैं। 4 व्हील ड्राइव है ये, अलग अलग इसमें व्हील ड्राइव कर सकते हैं। और ये अब जो इसका वर्जन आया, ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक इसमें लॉन्च कर रखी है आजकल। ये वाली इलेक्ट्रिक वर्जन है इसका। ये हमर का ईवी, हमर ईवी बोलते हैं, 1000 हॉर्स पावर का इसमें मोटर लगी है। तो ये इसलिए पॉपुलर था क्योंकि ये बहुत चौड़ी थी गाड़ी। आपने देखा होगा कि जो जीएमसी के ट्रक होते हैं, आपने कंपनी बहुत ज्यादा पॉपुलर है एसयूवी बनाने में, वर्ल्ड की बेस्ट जो कंपनी है वो जीएमसी है। ये सबसे बढ़िया कंपनी है जो एसयूवी बनाती है वर्ल्ड में। इससे बढ़िया कोई एसयूवी बनती ही नहीं है, इनके सबसे बेस्ट होते हैं ट्रक। इन्होंने ही ये हमर को बेचा था, वॉक्सवैगन को। तो ये जो है वॉक्सवैगन इसलिए पॉपुलर थी क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे है, और बी की वैल्यू जो आपस में चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पलटती नहीं है, कभी कार बहुत कम पलटती है। तो ये है इसके फीचर्स। ये सारा फिजिक्स जो है ये आपके इसी मैकेनिज्म से आया हुआ है। तो ये डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रैक्टिकल चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। यही आपको असाइनमेंट में लिखना है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ओवरटर्निंग, ये अवॉइड स्किडिंग, वही सेम चीजें हैं। स्किडिंग के अंदर वही आ जाएगा कि इनर्शियल फोर्स मस्ट बी लेस देन, सॉरी, इनर्शियल फोर्स जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट शुड बी लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स एफ ए एंड एफ ई। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इससे कम होना चाहिए। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं म्यू एफ आपका, ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये इनर्शियल फोर्स, बस इसको बैलेंस करके ये बनता है। ये आपको असाइनमेंट में बनाना है, ठीक है। समझ रहे हैं एमएल वाले? यस सर। तो ये है आपका ये टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ कर्विलिनियर मोशन। इसके अंदर जो लास्ट हम समझाते हैं, मतलब लास्ट आपके सिलेबस में यही कराया जाता है कि टर्निंग ऑफ ए 4 व्हील व्हीकल। अब इसमें एक बैंकिंग भी होता है, मतलब कि इसमें बैंकिंग वाला जो पार्ट है वो भी आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या होता है कि एक एंगल और आ जाता है, इसको थीटा बोलते हैं, कि इस थीटा का क्या इफेक्ट आएगा इसकी टर्निंग में। मतलब कि अगर ये ओवर टर्निंग कर रहा है तो इसकी थीटा का इफेक्ट क्या होगा। ये बैंक्ड रोड, इसको बोलते हैं बैंक्ड रोड, इसको बोलते हैं बैंक्ड। बैंक्ड का मतलब होता है कुछ ना कुछ उसमें एंगल है, कुछ स्लोप है। वो इसकी भी वही डेरिवेशन है, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम, ये भी आप पढ़ सकते हो। वैसे ये सिलेबस में इतना ही है आपके, मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4 व्हील व्हीकल। ये 4 व्हील का इसका एनालिसिस है इन डेप्थ, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है ये करना है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आपका आता है वो आता है काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल इम्पल्स एंड मोमेंटम। सुनाई दे रहा है? ये वाला टॉपिक आता है। यस सर। और मैं आपको अभी इसी पीडीएफ में दूसरा टॉपिक भी दिखाता हूँ और इसको भी समझाता हूँ मैं क्या है। इम्पल्स एंड मोमेंटम के बाद आपके पास जो टॉपिक आता है वो आता है ये वाला, कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडी। कोलिजन और इम्पल्स में ज्यादा फर्क नहीं होता,
लेकिन इसके अंदर हम सब बॉडीज को रिजिड लेते हैं। इसमें ये पहली बार पूरी इस किताब में बस एक यही ऐसा चैप्टर है जिसमें हम बात करते हैं इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक वो बॉडी होती है जो ना फोर्स लगाने पे डिफॉर्म हो जाती है। इसी चैप्टर के अंदर ये इंट्रोड्यूस होता है इलास्टिक बॉडीज। मतलब इसमें जब हम इम्पल्स ट्रांसफर करते हैं तो इसमें दो एक फेजेस दिखाया गया है। जैसे कि ये एक बॉल है, इसकी कोई वेलोसिटी है, इसकी भी कोई वेलोसिटी है, फिर ये बॉल आपस में जुड़े, एक फेज आता है बीच में। सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। तो ये जो फेज है बेसिकली, ये चैट में, अच्छा, तो ये जो फेज है इसमें दो चीजें होती हैं। यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है डिफॉर्मेशन और एक होता है रिस्टिट्यूशन। डिफॉर्मेशन और रिस्टिट्यूशन, यहाँ पर सेम अमाउंट में एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी डिफॉर्म और एनर्जी रिलीज, ये जो फेज है ये बीच में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये दोनों बॉल्स अलग अलग वेलोसिटी पे चलने लग जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो है इस फेज को एनालिसिस करके इसने यहाँ पर एक ई की वैल्यू निकाली जाती है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसके बारे में आपने सुना होगा। इसकी ई की वैल्यू से हम करते क्या है, हम ये पता करते हैं कि इम्पैक्ट के बाद इनकी वेलोसिटी क्या रहेगी। अगर ऐसे वेलोसिटी है, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटी इस इम्पैक्ट के बाद क्या क्या रहेगी, ये ई की वैल्यू बता देता है हमें। ई की वैल्यू, इसकी जो थ्योरी है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये ई कैसे निकाला जाता है। ये जो ई है बेसिकली, ये ई सिर्फ इलास्टिक बॉडीज में प्रोड्यूस होता है, इलास्टिक कोलिजन। ये इससे पहले इम्पल्स एंड मोमेंटम में ई की बात नहीं की जाएगी। आ रही है बात समझ में? अगर देखो इसमें केस भी लिया होता है कि अगर तो कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो ई वन होता है। मतलब कि ये बिल्कुल एक बॉल दूसरे बॉल में बिल्कुल चिपक जाएगी, मतलब उसमें ये होता है। तो ये मैं डिस्कस करूंगा। एक होता है परफेक्टली प्लास्टिक, ये होता है रिजिड बॉडी जिसमें ई जीरो होता है। तो ये ई जो इंट्रोड्यूस होता है बेसिकली इलास्टिक कोलिजन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आप करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर यही सारा डिस्कस है कि ये ई का अलग अलग यूजेस क्या है, मोमेंटम ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ऐसे बॉल ऊपर से फेंकते हैं नीचे, ये जमीन से टकराती है, फिर इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, फिर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, फिर ये वापस टकराती है, फिर वापस टकराती है। तो ऐसे ये पूछा जाता है कि कितनी देर बाद ये जो है कितनी हाइट पे रहेगी। तो उसके उसका एक न्यूमेरिकल है इसके अंदर, वो भी पूछा जाता है। तो ये जो आपको असाइनमेंट बनाना है एमएल वाले, उन असाइनमेंट में सिर्फ आपको ये इसके बारे में मैंने पूछा है, ये क्या चीज होता है फेज, बस ये पूछा है। ठीक है, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। तो असाइनमेंट में एक तो आपको वो बैंकिंग वाला पूछा है, टर्निंग का, और ये पूछा है मैंने, और सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए हैं आपको। उसमें एक क्वेश्चन जो है वो इम्पल्स के ऊपर है। अब इम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पल्स मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम वो इसमें दिया हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, और अगले चैप्टर में आपको मिलेगा इलास्टिक कोलिजन। इसमें दो तरीके के कोलिजन है, इसमें ये होता है डायरेक्ट कोलिजन या सेंट्रल, और एक होता है ऑब्लिक कोलिजन। यहाँ पर एक टॉपिक और भी है इसी टॉपिक के अंदर, ऑब्लिक कोलिजन। इसमें बोलता है कि ऐसे वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, ये बॉल ऐसे जा रही है, ये सेंटर टू सेंटर कोलिजन नहीं है, ये ऑब्लिक है। मतलब कि एक एंगल पे होता है ये कोलिजन। उसके बाद ये क्या क्या इसकी वेलोसिटी निकलती है,
ये बड़ा सिंपल है, इसमें हम एक एक्सिस में जीरो ले लेते हैं, इम्पल्स ट्रांसफर जीरो होती है, सिर्फ वाई में ही कंसीडर करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये देखिए वी ए वाई, हाँ वाई वाली को जीरो ले लेते हैं, एक्स वाली को कंसीडर करते हैं। वाई एक्सिस में जो इम्पल्स है वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वी ए वाई एंड वी ए डैश वाई ये दोनों सेम लेते हैं। तो इस वजह से ये हो जाता है काम। तो यहाँ पर ये मैं समझा दूँ आपको, ये इसको इसके लिए भी मैंने बस इतना पूछा है असाइनमेंट में कि डेरिवेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, बस ये पूछा है, फॉर्मूला पूछा है बस। और इसके बाद आपको ये वाला एक चैप्टर है लास्ट, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ये क्या होता है, बॉडी रिजिड, पहले जो है बॉडी जो होती है पहले हम कंसीडर करते हैं उसको, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक बॉडी को कंसीडर करेंगे कई पॉइंट्स से बना हुआ एक पूरा सिस्टम। तो इसमें क्या बताते हैं कि दो तरीके के मोशन होते हैं, ट्रांजिशन। इस चैप्टर का पहले दो चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, इम्पल्स से और इससे कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों चैप्टर जुड़े हुए हैं, इम्पल्स मोमेंटम और ये जो है आपका कोलिजन, जहां पर ई आता है वो उसको कोलिजन बोलते हैं, ई इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इनका कोई लेना देना नहीं है इस वाले चैप्टर से, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें बस बड़ा सिंपल है कि बॉडी दो तरीके से, किसी भी मोशन को मैं दो हिस्सों में ट्रांसफर, इसमें ये समझाया जाता है पहले कि दो तरीके के मोशन होते हैं, एक ये वाला और एक रोटेट, ये मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन, ये सीधा हो सकता है या फिर कर्व में हो सकता है, ये सीधा है ये कर्व है, ठीक है। और दूसरा मोशन होता है रोटेशनल मोशन, वो क्या होता है, वो उसका सेंटर बॉडी के अंदर हो सकता है या फिर सेंटर बॉडी के बाहर, अगर रोटेशन कर रहा है। तो बस ये चार मोशन ही डिफाइंड करते हैं सब तरीके के मोशन को, ये जो मोशन है यही डिफाइंड करते हैं सब तरीके के मोशन को, ठीक है। तो इसी के अंदर दो टॉपिक हैं बेसिकली। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आता है बेसिकली, मैं इसमें ये समझाया जाता है कि अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे है और ये इनिशियली ऐसे पड़ा है और फाइनली ऐसे बन गया, तो आप इस मोशन को दो हिस्सों में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि ये पहले B1 इस कंडीशन में आएगा, B1 डैश A2 डैश, उसके बाद ये जो है यहाँ से A2 डैश से ये प्योर रोटेशनल मोशन जनरेट करेगा, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी। तो यहाँ पर ये जो है ये इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आ गया। असल में ये दो मोशन इकट्ठे हों तो उसको हम अलग अलग देख सकते हैं ऐसे, इसको सेपरेट करने का मेथड है ये। और ये इससे हम करते क्या है, हम अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालते हैं एक बॉडी के अंदर, ये कहाँ जाएगा, ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये इसने यहाँ से यहाँ ही मूव किया है तो इसमें कोई रोटेशन नहीं हुआ, इस पॉइंट की डिफाइंड है, लोकस डिफाइंड है, इसका भी डिफाइंड है। लेकिन जो बीच के पॉइंट है ना उनका लोकस डिफाइंड नहीं है, ये जो बीच के पॉइंट है, तो इसको डिफाइंड करने के लिए हम ये करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, ये आपको क्लास लेंगे ऑनलाइन उसमें कराएंगे, ठीक है। अभी जो आपको असाइनमेंट में बनाने के लिए बोला है ना, वो इसके अंदर दो मेथड हैं। इसमें एक मेथड होता है वेलोसिटी ट्रायंगल मेथड, ये ट्रायंगल मेथड होता है, ये इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल बनता है इस तरीके से। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इसकी हर एक पॉइंट की, अब ये ऐसे चल रहा है तो यहाँ पर इसका सी का जो लोकस है वो तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस पॉइंट डी का आप देखोगे तो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी इसकी बदलती जाएगी। जैसे ये पॉइंट सी है, अब ये डी से ई पर आ गया,
तो इसकी कुछ वेलोसिटी ऐसे जा रही है और कुछ वेलोसिटी ऐसे, क्योंकि ये ऐसे भी चल रहा है ऐसे भी चल रहा है, तो नेट वेलोसिटी इसकी ऐसे जा रही है। ये इसकी नेट एक्चुअल वेलोसिटी है। तो ये जो है इन तीनों को वेक्टर्स को मिला के एक ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल है। जैसे यहाँ पे सी का ट्रायंगल बनाया है, पॉइंट सी का, ये वाला जो पॉइंट सी है इसका ट्रायंगल बनाया हुआ है। पॉइंट सी की जो वेलोसिटी है वो वीसी इस डायरेक्शन में है, और ऊपर की तरफ जो है उसकी सेंट्रीफ्यूगल वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू आर थीटा है। तो उसकी एक्चुअल रिजल्टेंट वेलोसिटी ये जा रही है, ये वेलोसिटी इसकी वीसी है, ये वीई लिखा हुआ वीसी है ये, मतलब वी ई इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसकी, यहाँ पर आप देखेंगे वीई इज इक्वल टू वी सी प्लस वी वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू सी। बेसिकली इसको यहाँ पर पॉइंट ई की बात कर रहा है तो वी सी और वेलोसिटी ऑफ ये जो है ई विद रिस्पेक्ट टू सी की बात कर रहा है, मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में ये एक प्योर रोटेशन है ये चीज, इसलिए इसको ई बाय सी लिखता है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है ये आईसीआर मेथड, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। इस आईसीआर मेथड को आपने पढ़ना है। इसमें बड़ा आसान है, देखो होता ये है कि हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये वाला पॉइंट इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर मान के चलते हैं। ये जो पॉइंट है इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर है एक इंस्टेंट पे, तो यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी होगी उस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो, उस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो, और उस लाइन पे जो आएगी लाइन उस पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो आपको सीधी इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। ये मेथड इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। खैर ये आपको सिर्फ न्यूमेरिकल, आपको क्या करना है, इसका सिर्फ आपने असाइनमेंट में बनाना है, ये तीनों फिगर्स बनाने हैं, इसको पढ़ के बनाइए कि ये क्या है। जैसे ये ऐसे चल रहा है ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसलेटरी, तो सारे पॉइंट्स की जो आईसीआर है वो इन्फिनिटी पे बनता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर इन्फिनिटी पे बनेगा अगर सारी वेलोसिटीज पैरेलल हैं। अगर वेलोसिटीज अपोजिट हैं तो आईसीआर बीच में बनता है। अगर एक ऑब्जेक्ट में वेलोसिटीज का जो सेंटर है वो कोई वेलोसिटी ज्यादा है कोई कम है, तो उनके वेक्टर यहाँ पर कट करेंगे, वहां पर ये बनेगा, ठीक है। ये डिफरेंट केसेस, ठीक है। आगे समझ में आपको सुनाई दे रहा है? यस हेलो। सर। ये जो है ये आपको सिर्फ मैंने असाइनमेंट बनाने के लिए बताया है, ठीक है। ये असाइनमेंट बनाने के लिए है, ये कराया जाएगा आपको बाद में, ये चैप्टर अभी आपको नहीं समझा रहा मैं। आज जो मैं आपको थोड़ा, अभी ये मीटिंग में ये 4 मिनट में बंद हो जाएगी, इसी मीटिंग लिंक को आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, और उसका पासकोड शायद बदल जाएगा, तो पासकोड और मीटिंग लिंक मैं आपको दोबारा भेजूंगा। ये जो मीटिंग लिंक है ना, ये मेरा जो है ना ये 40 मिनट वाला हो रखा है, तो इसको मैं ठीक करूंगा बाद में, अभी बहुत दिनों बाद मैंने चलाया है इसलिए गड़बड़ हुई है। तो ये बेसिकली आपको जो मैंने आज कराना है टॉपिक, उसमें ये है इम्पल्स एंड मोमेंटम। मैं बस आपको यही कराऊंगा और कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। इम्पल्स एंड मोमेंटम इसके बारे में समझाऊंगा, और जो भी ये तीन टॉपिक, जो ये तीन टॉपिक मैंने आपको दिखाए हैं, ये जो तीनों टॉपिक हैं ये आपके बचे हुए टॉपिक हैं आफ्टर आफ्टर आपका जो है काइनेटिक्स ऑफ कर्वीलिनियर के बाद। बस ये तीन टॉपिक बचते हैं, 17, 18 और 21, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से। तो मैं अभी आपको लिंक भेजूंगा, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ये आपको मिल जाएगी, पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। और
अभी जो मैं आपको दोबारा लिंक भेजूंगा उसको आपने पढ़ना है, और सॉरी उसको दोबारा ज्वाइन करना है। तो मैं आपको ये कराऊंगा, व्हाट डिड यू मीन बाय इम्पल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, इसके अंदर ना दो एक और टॉपिक है, एंगुलर मोमेंटम, वो भी है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ, और मैं इसमें एक दो थ्योरम्स हैं वो बताऊंगा। जैसे यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम की थ्योरम है, ये आपको बताई जाएगी कि ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ये होता है एंगुलर मोमेंटम h0। ये इसकी थ्योरम है, इसको प्रूफ करते हैं इसमें। ये चीज प्रूफ करते हैं कि ये इसका डेरिवेटिव जो होता है वो नॉर्मल मोमेंटम के बराबर ही होता है। ठीक है, तो अभी आप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको दोबारा से एक मीटिंग लिंक जो है वो भेजूंगा। ठीक है, सर हेलो। बोलिए। सर एक चीज पूछनी सर, जो असाइनमेंट में हमें वो ऐड करना था ना, मोशन ऑफ व्हीकल, तो उसमें बैंक सर्कुलर पाथ के लिए करना है या जो नहीं, बस प्लेन? नॉर्मल के लिए करना है, नॉर्मल के लिए करना है, ओके। बैंक ओके वाले सर। के लिए नहीं करना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो अभी कुछ ही सेकंड बचे हैं। सबको समझ में आ गया, एमएल वालों को? यस सर। सर एक डाउट और है सर। बोलिए। सर अगर जैसे ऑनलाइन हम शीट सबमिट कर रहे हैं तो हमें मंडे भी आना है ऑफलाइन देने? मंडे आना है आपको, मंडे ट्यूसडे दे जाओ, पर आपने ऑनलाइन दे दो मेरे को पहले। मंडे ओके ट्यूसडे आपने अपना फोल्डर दे के जाना है, इंक्लूडिंग द असाइनमेंट। सर, मतलब अगर ऑफलाइन ना दे पाए तो मार्क्स लगेंगे तब हाँ, अगर मार्क्स ऑनलाइन? आपके चले जाएंगे, संडे को आपको मार्क्स दिखा दिए जाएंगे। इनफैक्ट ओके संडे सर। को मार्क्स दिखा दिए जाएंगे आपको सारे इंटरनल। आज भी आपको इंटरनल मार्क्स भेजने वाला हूँ। हाँ जी, ये ये था ना। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। यस सर। हाँ जी, तो मैं यही मीटिंग लिंक रहेगा मेरा, उसी को दोबारा ज्वाइन आप कर लेना। ठीक है, इसको भी रिकॉर्डिंग में लगा दिया, ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि वो पहले वाली भी अभी लगी हुई है, वो दोनों प्रोसेस करेगा। ये दिख रहा है आपको? ये अभी प्रोसेसिंग चल रही है पिछली वाली मीटिंग की। उसके बाद ये जो है अभी बन रही है, ये भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी, दिख रहा है ये? यस सर।
तो जो एमएल वाले हैं वो उनके लिए सिंपल सी बात, आपको जो भी मैंने असाइनमेंट भेजा है वो असाइनमेंट में बस यही पूछा है, छोटे छोटे चीजें डेरिवेशन पूछी हैं, ज्यादा कुछ नहीं बनाना आपने, 1-1.5 घंटे में बन जाएगा। तो देखिए मैं आपको ये समझा रहा था कि इम्पल्स मोमेंटम क्या होता है। इम्पल्स सुनाई दे रहा है ना सबको? अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, ये टॉपिक बड़ा सिंपल है और बड़े क्वेश्चन आते हैं इस पे। इम्पल्स, मोमेंटम एंड कोलिजन, ठीक है, ये जुड़े हुए टॉपिक हैं, इसमें 4-5 चीजें हैं बस, और ये जोड़ के फिर आप इसमें इसको फिर फ्रिक्शन से जोड़ देते हैं और बड़ी चीजों से जोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपने सुना होगा इम्पल्स कैसे बनता, कैसे इम्पल्स होती क्या है। देखिए F इज इक्वल टू एम ए होता है, F इज इक्वल टू एम ए, यही होता है, ठीक है। अब मैं एक्सेलरेशन को लिखता हूँ dv/dt, ठीक है, और मास क्योंकि कांस्टेंट है मैं इसको अंदर लेके जा सकता हूँ, देख रहे हैं, मास कांस्टेंट होता है, इसको मैं अंदर लेके जा सकता हूँ, सुनाई दे रहा है? हाँ जी सर। तो यहाँ पर ये dt को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितने लोग हैं, अभी आधों ने ज्वाइन किया है, तो अगर मैं dt को इधर ले जाता हूँ तो ये f इंटू डी हो जाता है, तो f इंटू डी, देखिए ये अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ f इंटू डी, ये जो f इंटू डी होता है ये हमारा इम्पल्स होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं f इंटू डी। तो बेसिकली f इंटू डी है क्या? f इंटू डी है ये d ऑफ डेरिवेटिव ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, ये हमारा ये जो बीच की क्वांटिटी होती है ना इसको मोमेंटम बोलते हैं। यानी कि इम्पल्स जो है एफ डी टी, ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। अब ये इम्पल्सिव फोर्स लगता कैसे, ये होता क्या है, ये क्यों हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका बस एक ही रीजन है कि यहाँ पर देखिए कभी कभी जैसे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए f इंटू डी टी, जो x में लग रहा है f इंटू डी टी, डी एम वी एक्स, इसको बोलेंगे इम्पल्स प्रोड्यूस इन x एंड दिस इज इम्पल्स प्रोड्यूस इन y, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव अगर मैं हटाता हूँ तो इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो f इंटू डी टी T1 से T2 x में एम वी एक्स एम वी वी एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी x में, इसी तरह से y में। तो ये जो होता है ये इम्पल्स ट्रांसफर इन x, ये इम्पल्स ट्रांसफर इन y होता है, ठीक है। ये सिंपल सी यही चीज है। और इसमें हम क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि सिस्टम जो है उसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि अगर इसको कंजर्व करवाना है तो यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि जो इम्पल्स जो ट्रांसफर हुई है वो टोटली जो है उसमें कहीं भी एनर्जी की कंजम्पशन नहीं हुई है, यानी कि डी एम वी इज इक्वल टू जीरो, ये जो इम्पल्स जो ट्रांसफर हुई है वो जीरो हुई है। डी एम वी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि एम वी जो है वो कांस्टेंट है। एम वी कांस्टेंट कैसे होगा, एम वी मतलब मोमेंटम कांस्टेंट तब होता है जब इम्पल्स जीरो होती है, जीरो कभी होती नहीं है। जीरो का मतलब क्या है, इम्पल्स जीरो का ये मतलब होता है
कि जो फाइनल इम्पल्स है और जो मतलब इम्पल्स ट्रांसफर हुई है 100%, कहीं भी उसका लीकेज नहीं हुआ, कहीं पर कहीं और का एनर्जी कंजम्पशन नहीं हुई। जैसे कि एक बॉल एक बैट से टकराई है, अब यहाँ पर क्या हो सकता था, यहाँ पर इम्पल्स अगर पूरी तरह से ट्रांसफर हुई है, अगर इम्पल्स में इम्पल्सिव फोर्स में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो पूरी तरह से इम्पल्स जो है दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाती है, मतलब कि वो मोमेंटम में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि इम्पल्स जो ट्रांसफर्ड है वो जीरो होगी तभी। अब इसमें देखो इसको कैसे लिखता है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द इक्वेशन दैट व्हेन द सम ऑफ द इम्पल्सेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकता है, फ्रिक्शन होगा। सम ऑफ द इम्पल्सेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो, sum of the impulses is zero, then the momentum of the system is conserved, remains constant। तो initial momentum is equal to final momentum, यानी कि अगर किसी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जैसे फ्रिक्शन नहीं है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुई, जैसे बॉडी बिल्कुल रिजिड है, दोनों में कोई और डिफॉर्मेशन नहीं हुई, तो इम्पल्स जो होती है वो नेट इम्पल्स जीरो होती है, और उस वजह से क्या होता है, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में कि नहीं? सुनाई दे रहा है आपको? यस। अब जैसे ये मेरे पास एक बैट है, इस पर एक बॉल आके टकराती है, ठीक है, तो दो इम्पल्स जनरेट होती है हमेशा। देखिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस में इससे आके टकराई है और ये ऐसे जा रही है, ऐसे इस डायरेक्शन के अंदर, तो पहले तो इसकी इम्पल्स जो जनरेट होगी, यहाँ पर आके कोलिजन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ये फोर्स लेके आ रहा है, फोर्स, और कुछ टाइम पीरियड के लिए ये आपस में कांटेक्ट में रहे हैं, जिसको डेल्टा टी बोलते हैं। उसके बाद डेल्टा टी टाइम के बाद ये इधर चली गई बॉल। अब एफ डी टी जो है उसके अंदर ये जो फोर्स हमारी इम्पल्स जो जनरेट हुई है, अगर वो इम्पल्स का जो एनर्जी है वो टोटली कंजर्व रहे, तो फिर क्या होता है कि जो इनिशियल इम्पल्सेस हैं और जो फाइनल इम्पल्स है वो बराबर होती है। यानी कि देखिए मान लीजिए कि इसका इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ये है, और फाइनल जो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यहाँ पर आप इसकी वेलोसिटी एक्स में ये रहेगी, एक्स में ये है, पहले भी एक्स में थी और बाद में वाई में भी है और एक्स में भी है। तो हम क्या कहेंगे कि इम्पल्स जनरेटेड इन द एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू इम्पल्स जनरेटेड आफ्टर द कोलिजन। जो एक्स वाले हैं वो आपस में बराबर हैं और वाई वाले भी आपस में, वो वाई तो जीरो है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यहाँ पर ये 25 से इससे टकराया है और फिर ऐसे चला गया, आपको बताना है कि इम्पल्सिव फोर्स कितना जनरेट हुआ है, और ये हमेशा आपको टाइम पीरियड देगा। देखो यहाँ पर ना टाइम पीरियड जरूर दिया होना चाहिए, अगर ये टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ ना तो आप नहीं बता सकते कि कितने फोर्स लगा होगा इसकी इम्पल्स को ट्रांसफर करने में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनिशियल आपने इम्पल्स निकाल दी, जैसे कि ये एफ आपको ये मास दिया हुआ है, वेलोसिटी आपने निकाली -25, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो -25, ठीक है। उसके बाद आपने जो एक्स डायरेक्शन जो फाइनल वेलोसिटी है उसको लिखा
40 cos 40। अब यहाँ पर जो इम्पल्स जनरेट हुई है एक्स डायरेक्शन के अंदर, उसको बोलेंगे f इंटू डी टी। अब वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को -25 लिया, तो ये जो वैल्यू आएगी ये एफ डी टी हो जाए। अब मैंने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, सुनाई दे रहा है आपको, ये टाइम दिया हुआ है, इसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना फोर्स ट्रांसफर हुआ है। आ रही है बात समझ में? ये है इम्पल्सिव फोर्स जो कि ट्रांसफर हुआ है। अब ये आपको दिख रहा है कि ये वाई में भी जा रही है, यानी कि ये एक्स से आया था बॉल और वाई, क्योंकि इसका डायरेक्शन वाई में भी डिस्प्लेसमेंट है एक्स में भी है, तो इम्पल्स वाई में भी जनरेट हुआ है। इनिशियली देखिए वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी होगी 40 sin 40। देखो ये कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर आप ये देखेंगे ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये एक्स में हो गया कॉस वाला कंपोनेंट और वाई में हो गया साइन वाला कंपोनेंट, इसलिए इसने वाई को लिखा है साइन साइन 40। ठीक है, सुनाई दे रहा है? यहाँ पर इनिशियली वाई में 0 वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी 40 sin 40। इसके बाद हमने वाई में इम्पल्स निकाला। देखिए यहाँ पर ये देखो, ये इम्पल्स निकाला वाई में, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये फोर्स इतना ट्रांसफर हो गया वाई डायरेक्शन में। एंड में हमने निकाला, दोनों का एवरेज निकाल दिया एक्स और वाई का, तो टोटल एवरेज फोर्स जो इस कोलिजन में जनरेट हुआ है वो है 408 न्यूटन का फोर्स जनरेट हुआ है। ये एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन नहीं था ये। इसके अंदर जब आपको ये टाइम पीरियड 0 दिया होगा ना, जब ये दिया होगा कि ये टाइम पीरियड कोई नहीं है, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम कंजर्व है, अगर वो बोल दे कंजर्व है तो आपने क्या करना है, एम वी एक्स टू माइनस एम वी एक्स वन। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में और फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, दोनों का सेम रहे। यहाँ पर तो कंज्यूम, यहाँ पर तो टाइम दिया हुआ है। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें एक यहाँ पे कैनन है, देखो ये कैनन लगी हुई है। अब ये क्या होता है, ये कैनन में से ये शेल फायर होता है, तो शेल फायर होता है तो ये फायर का ना एक रिकॉइल वेलोसिटी निकलती है पीछे को। अब ये बोलता है कि कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी इसमें से फोर्स निकला है वो इसको भी पीछे करेगा और इसको भी आगे करेगा, वो उसका कंजम्पशन, उसका वेस्टेज नहीं हुआ। इम्पल्स जो जनरेट हुई है फाइनली और इनिशियली, वो दोनों की सेम हुई। अब यहाँ पर इनिशियल, यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंपल से आपको पहचानना है, तो आप सिंपल सी बात देखो, जब भी अगर वो पूछेगा फोर्स तो यहाँ पर टाइम जरूर दिया हुआ क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ। जब टाइम नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कैलकुलेट द इम्पल्स तो पूछेगा तो टाइम जरूर देगा। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। इसका वेट है 3000 किलो, ठीक है, इसका वेट है 3000 किलो और छोटी सी शेल का है 50 किलो। ठीक है, आपने इनिशियल वेलोसिटी गन और शेल की 0 0, फाइनल वेलोसिटी मान लो वीजी और वीएस है, शेल का एस बोल रहा है और गन का जी।
तो इसको इनिशियल मोमेंटम फाइनल 0 किया तो यहाँ पे क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया। और यहाँ पर आप गन की वेलोसिटी निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर शेल बताया हुआ है कि 300 की स्पीड से फायर हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आया? इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों का हमने सेम किया है। आया ये समझ में कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर आप फाइनल मोमेंटम जब आप देखेंगे तो उससे आप गन की जो है, गन मतलब कि ये जो तोप है, कैनन है, इसकी वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। गन गन की वेलोसिटी बहुत ही कम है, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये बोल रहा है, आप क्वेश्चन में इतना ही है वैसे तो, इसके बाद ये बोलता है कि हमें ना बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। मतलब डिस्टेंस भी दिया हुआ है। कहता है कि गन को स्टॉप किया है, बोलता है डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द गन इन 0.6 मीटर। वो कहता है 0.6 मीटर में हमें गन को स्टॉप करना है, तो हमें फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है? पहली बात तो हमने अभी निकाला है कि वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। ठीक है, फोर्स बेसिकली मास इनटू एक्सलरेशन होता है। तो हम इसको 0.6 अगर डिस्टेंस में रोकना है तो हम इसको कितनी एक्सलरेशन हमें चाहिए कि ये 0.6 में रुक जाए, 0.6 मिनट। तो इनिशियल वेलोसिटी इतनी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 इज इक्वल टू 2as। एस मतलब 0.6 में रोकना है इसको, कैनन को। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। ये कैनन को हमें स्टॉप करना है 0.6 में। तो फाइनली जो एक्सलरेशन आएगी, इतनी एक्सलरेशन हमें चाहिए जिससे कि ये स्टॉप हो जाएगी। -20 मीटर पर सेकंड से एक्सलरेशन देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी 0.6 में। अब हम इसको फोर्स को निकाल लेंगे। फोर्स क्या होता है? मास इंटू, मास है 3000 kg इंटू एक्सलरेशन। तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तो ये रुक जाएगा। अब ये फोर्स तो निकाल ले, अभी टाइम भी पूछ रहा है कितनी देर बाद रुकेगा। तो 30 की इनिशियल, आपको इनिशियल वेलोसिटी है 30, यहाँ पर u डालेंगे 30 का और v डालेंगे 0, एक्सेलरेशन पुट करेंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड u/t आ जाएगा। ये इतने 0.2 सेकंड में रुक जाएगी, इतना फोर्स लगाएंगे तो। ये कैनन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आया समझ में? सिंपल सा एंगुलर ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये है आपका क्वेश्चन। अब एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, ये बोट वाले क्वेश्चन। ये सुनाई दे रहा है? ये बोट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ये बोट चल नहीं रही है, ये मैन चलता है इसके ऊपर, बोट के ऊपर। अब चलने के बाद इससे कूद ऐसे जंप कर जाता है। तो जंप कर जाता है तो ये जंप करते हुए इसकी वेलोसिटी बतानी, निकालनी होती है। और ये भी बताना होता है कि ये बोट कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगी। ये वाले क्वेश्चन है। इसमें सिंगल में भी आता है, डबल में भी आता है। ये दो दो लोग हैं, दो दो हैं। अब पहले ये जंप करेगा, फिर ये जंप करेगा, फिर इसकी वेलोसिटी बतानी होती है। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सुनाई दे रहा है? इम्पल्स मोमेंटम में ये मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन में मैं आपको ये करवा रहा हूँ, फाइनली 2 वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, सिंपल, इसमें दोनों चीजें कवर हो जाएंगी।
सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. देखो इसमें क्वेश्चन लिखा है कि ये एक मैन है 50 किलो का और दूसरा मैन है 75 किलो का। M1 50, ये 75। ये कहता है कि ये डाइव ऑफ करते हैं एट द एंड ऑफ द बोट। इस बोट का मास जो है 250 किलो। द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द बोट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बोलता है कि ये दोनों जब ये जंप करे हैं तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट 4 है। अब ये क्या चीज है, इसका मतलब क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा इसको कैसे। मतलब कि ये जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, ये जो 4 है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू बोट है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकाली जाती है वो मैं इसमें अभी बताऊंगा। इफ द बोट इज इनिशियली एट रेस्ट, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी इफ द टू मैन डाइव। निकालनी बोट की वेलोसिटी निकालनी है जब ये दोनों इकट्ठे, व्हेन टू मैन डाइव साइमल्टेनियसली, इकट्ठे जंप करेंगे। दूसरा, द मैन विद 75 किलो वेट डाइव्स फर्स्ट एंड देन 50 वाला। उसके बाद तीसरा केस है कि 50 वाला पहले कूदता है और फिर 75 वाला। तो इन तीनों केस में आपको बताना है कि बोट की वेलोसिटी में कितना फर्क आएगा। ठीक है, अब पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 4 है क्या। ठीक है, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल। पहला केस आप देखोगे, अच्छा यहाँ पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा है, ये एक फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करेगा बेसिकली, ये इसमें डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा है। ये फॉर्मूला इसने पहले वाले क्वेश्चन में ड्राइव किया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ ड्राइव किया है। तो इससे पहले हमें ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपको समझ नहीं आएगा। इसमें आप देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले देखते हैं। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं 50 किलो का मैन है, स्टैंड ऑन ए एंड ऑफ ए 5 मीटर, ये 5 मीटर की बोट है। पहले हम ये देखेंगे फिर आपको अगला क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि ये फॉर्मूला इस्तेमाल जो कर रहा है यहाँ पर, ये फॉर्मूला इससे ड्राइव करना पड़ता है। ये सीधा सीधा आप इसमें लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला mv/m+m। ये इसने, इसकी वजह से आप पहले हम केस ले रहे हैं, सिंगल मैन है, 5 मीटर की बोट है और ये बोलता है कि मैन जो है ये इस तरफ भागा है, इस तरफ नहीं गया, इस तरफ गया है। द मैन वॉक्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द बोट विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये जो 1 मीटर पर सेकेंड है ये विद रिस्पेक्ट टू बोट है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बोट एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड। वो बोलता है बेस से बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी बोट की, और वो इसको लिखता है वीबी, और डिस्टेंस बाय विच द बोट गेट शिफ्ट, कितना शिफ्ट करेगा बोट। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये भागा है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ पर आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। जब ये इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इसका तो है, इसका 0 है इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम यहाँ पे देखिए, पहले आपको ये जो मैन, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, v/b इज इक्वल टू vm माइनस vb। और यहाँ पर ये जो vm/b है, ये आपको जो दिया हुआ है ये -1 दिया हुआ है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड भाग रहा है, राइट साइड नहीं जा रहा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो vm और vb है ये बेसिकली वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो अगर आपने वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है तो बोट की वेलोसिटी में से -1 कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो इनिशियली देखिए, इनिशियली
यहाँ पर मोमेंटम की यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा है। इनिशियली मोमेंटम दोनों का जीरो लेके चलते हैं, क्योंकि इनिशियली तो ये दोनों स्टैंडिंग में है। फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द बोट वीएम, मास ऑफ द मैन वीएम, ये बेस अपना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पर हम ये वेलोसिटीज की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको इक्वेट कर देते हैं हम जीरो के, क्योंकि इनिशियली जो मोमेंटम है वो जीरो है। यहाँ पर ये जो मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो यहाँ से हमने वीबी निकाल लिया। ये जो वीबी है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये आ रहा समझ में कि ये क्या है आपका सिस्टम, ये समझ में आ रहा है आपको। विद रिस्पेक्ट इनिशियल मोमेंटम जीरो और फाइनल मोमेंटम आपने ये लिख दिया। फाइनल मोमेंटम आप ये भी, ये फर्क क्या है, मैन का मास 50 है, इसमें वीएम लिख देना चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ द मैन। और वेलोसिटी ऑफ द मैन डायरेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें चल रही हैं, ये इधर चल रहा है, ये पीछे को चल रहा है। तो यहाँ पर ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ये वाला। यहाँ पे वीएम लगाना है। ये जो इक्वेशन अप्लाई होती है बेसिकली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है, तो ये आपको पहले ग्राउंड वेलोसिटीज डालनी पड़ेगी इसमें सारी। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ये वीबी क्या है, वीबी बोट की वेलोसिटी हमने इससे निकाल दी। अब बोट की वेलोसिटी से हम टाइम निकाल सकते हैं कि पहली बात तो हम टाइम टेकन बाय द मैन, ये हमें हमें दिया हुआ है कि ये 5 मीटर ट्रेवल करता है, और वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, तो ये जो 5 मीटर ट्रेवल करता है एक की स्पीड पे, ये 5 सेकंड लेता है इस बोट को क्रॉस करने के लिए। सुनाई दे रहा है? यानी कि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट, ये 5 मीटर की बोट है, तो 5 मीटर की बोट को चलने के लिए इसको 5 सेकंड लगेंगे। अब 5 सेकंड में जो बोट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। 5 सेकंड में बोट जो है वो 0.835 मीटर पीछे हो जाएगी। ये है इसका कंसेप्ट। सुनाई दे रहा है? यस सर। तो ये इम्पल्स एंड मोमेंटम है। और एक क्लास और होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये इम्पल्स, आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, और कोलिजन के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। ये जो दो क्लासेस आज आपको मैंने ली हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में आपको ये दोनों करा दूंगा मैं। और बेसिकली ये जो आज क्लास ली है, ये सिर्फ एमएल वालों को जो डाउट हो रहा था असाइनमेंट का, उसके लिए है। अब जो ये मैंने बताया आपको, आपने वही चीजें लिखनी है असाइनमेंट में जो बताई गई है, पूछी गई हैं। जो सिंपल सिंपल सी चीजें पूछी गई हैं, स्किडिंग वेलोसिटी, स्किडिंग कंडीशन, और आपको आईसीआर पूछा है, ऑब्लिक का पूछा है, डिफॉर्मेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सब बुक में दिया हुआ है, आपने एज इट इज पढ़ के लिख देना है। सुनाई दे रहा है एमएल वाले? यस सर। बस आपने यही काम करना है, और ये आपने मुझे कल तक भेज देना है। कल शाम तक असाइनमेंट भी भेज देना, क्योंकि मुझे आपके नंबर फाइनलाइज करने हैं। ओके सर। ठीक है, तो अभी मैं ये मीटिंग बंद कर रहा हूँ। फिर कल आपकी शनिवार है, कल क्लास एक और होगी, उसमें जो बचा हुआ है टॉपिक आपका, कुछ न्यूमेरिकल्स और कराऊंगा, ताकि रिकॉर्डिंग आपको मिली जाएगी। ठीक है,
अटेंडेंस नहीं लगेगी, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है। मैं ये मीटिंग अभी बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सब लोगों ने अपना शीटें बना के कल तक अपलोड करनी है, प्लस ये जो असाइनमेंट आपको समझाया है, ये असाइनमेंट आपने बना के उसमें ऑनलाइन देना है। मंडे को आइए आप सारा सामान लेके मेरे पास, अपना पैकेट में डालिए, अपने पैकेट पे अपना शीटों का नंबर डालिए और मेरे को सबमिट कर दीजिए, जैसे पिछले सेमेस्टर में किया था एमएल वाले, ठीक है। बाकी ये जो 2 दिन है इनके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम और न्यूमेरिकल्स आपको, मैं आपको कैमरा लगा के भी समझा दूं और कैसे इसकी जरूरत ना पड़े पीडीएफ की, तो मैं उस पे भी काम कर रहा हूँ। अभी ये आज बड़े दिनों बाद चलाया मैंने, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, आपको टाइम बता दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको रात तक मिल जाएगी, ठीक है। ओके सर। ओके। Thank you, sir.